नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 के विज्ञान विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर पाठ जो आपका 5 है दैनिक जीवन में रसायन, जिसके अंदर अपना प्रकरण का बिंदु है आज लुईस सहकल्पना। इससे पहले हमने 2 प्रकार के अम्ल और क्षार की सहकल्पनाओं का अध्ययन किया है। पहली थी आरेनियस की अवधारणा और दूसरी हमने ब्रोस्टेड एवं लोरी सहकल्पना। इन 2 प्रकार की सहकल्पनाओं का अपन अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंदर आरेनियस के अनुसार बताया गया था कि H+ और OH-, यानी जो जलीय विलयन में H+ देते हैं या जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। H+ देते हैं वो अम्ल है और जो OH- देते हैं वो क्षार है। ब्रोस्टेड एंड लोरी सहकल्पना के अनुसार अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही, जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल और प्रोटॉन ग्राही है वो क्षार कहलाते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसके अंदर बताया गया जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते हैं, क्या वो अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार नहीं करते हैं? तो इसके अंदर बताया गया कि प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के आधार पर भी अम्ल और क्षार की पहचान की जा सकती है। तीसरी जो अवधारणा दी गई थी, जिसके बारे में जो अवधारणा दी गई थी वो था लुईस, जिसको लुईस सहकल्पना के अनुसार जाना जाता है। ये अवधारणा 1923 के अंदर दी गई थी और लुईस के अनुसार किस प्रकार के पदार्थ है वो अम्ल और किस प्रकार के पदार्थ है वो क्षार की भांति कार्य करते हैं। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल है। लुईस के अनुसार अम्ल कौन होते हैं? कि लुईस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उनको अम्ल कहा जाता है। एवं क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग या दान या दाता होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। कि लुईस के अनुसार क्षार कौन से पदार्थ होते हैं? कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? त्याग करते हैं, दान करते हैं, किसी को देते हैं। और अम्ल वे होते हैं जो उसको ग्रहण करते हैं। तो इसके अनुसार, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे, उनको अपन क्या कहेंगे? अम्ल। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, दान करते हैं या दाता होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? क्षार कहा जाता है। तो पहली अवधारणा थी जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर अम्ल क्षार की
परिभाषा दी गई थी और ब्रोस्टेड एंड लोरी ने प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा दी गई थी। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने और त्याग करने के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया। तो इसके आधार पर यह कहा गया कि केवल अम्ल क्षार को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको अलग अलग प्रकार के तरीकों से प्रोटॉन ग्रहण करने और त्याग करने के आधार पर या जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको ग्रहण करने और त्याग करने के आधार पर भी अम्ल और क्षार को है वो परिभाषित किया जा सकता है। इस आर्यनी संकल्पना के अंदर आगे जो आता है कि जो अम्ल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और क्षार होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल और जो क्षार होते हैं, अम्ल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। इसका मतलब इनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी जिन यौगिकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वे यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, तो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर उदाहरण आता है, अगर किसी के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो क्या बनाएगा, हमेशा धनायन का निर्माण करता है। और धनायन का अगर निर्माण करता है तो जितने भी प्रकार के धनायन होते हैं, जैसे भाई सोडियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकता है, ये सब के इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन, सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, वह अपने भाइतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मैग्नीशियम है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, ये अपने भाइतम कोष में से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और धनायन का निर्माण करता है। और जो जितने भी प्रकार के धनायन होते हैं वो किसकी भांति कार्य करते हैं, लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। या जिनका अष्टक अपूर्ण हो सकता है, जैसे एक यौगिक आता है BF3, एक यौगिक हो सकता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये भी ऐसे यौगिक होते हैं जिनके भाइतम कोष का अष्टक होता है वो अपूर्ण होता है, और अष्टक अपूर्ण होने के कारण ये क्या होते हैं, लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है लुईस क्षार। लुईस क्षार है कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन धनी या जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वे यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि वे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन धनी, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वे क्या करते हैं, हमेशा ऋणायन का निर्माण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। और जितने भी प्रकार के ऋणावेशित हो सकते हैं, इनका जो उदाहरण हो सकता है, इनके अंदर जो उदाहरण के रूप में काम आते हैं कि जितने भी प्रकार के ऋणायन होते हैं वे ऋणायन, जैसे भाई Cl- हो सकता है, OH- हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, ये जिसके ऊपर ऋणावेश होता है वे सब क्या होते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। या दूसरी बात क्या करें कि जिनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं,
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जो बंध बनाने के अंदर भाग नहीं लेते, उनके साथ में रहते हैं। जैसे अमोनिया है, इसके पास में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। जैसे जल आता है H2O, तो ऑक्सीजन होते हैं, उसके पास में 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो जिनके पास में ये जो है इसको कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जिनके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। तो लुईस अवधारणा के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार क्या है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं वे क्या है? अम्ल, और जिनके पास में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी अधिकता पाई जाती है या जो इलेक्ट्रॉन युग्मों का त्याग करते हैं वो क्षार होते हैं। तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगी, इसका मतलब उसमें अंदर स्वयं में क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनों के अंदर कमी होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो वो क्या करेंगे? धनायन का निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो उसका अष्टक अपूर्ण होगा। और इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। तो जितने भी प्रकार के धनायन हो सकते हैं या जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वे सब लुईस अम्ल के उदाहरण होते हैं। जिसके अंदर जैसे जितने भी प्रकार के धनायन, यहाँ जैसे उदाहरण दे रखा है, सोडियम है, मैग्नीशियम आयन है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता वाले, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले हैं। और BF3 है या एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये सब क्या है? जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। तो ये सब क्या है? लुईस अम्ल के उदाहरण हैं। लुईस क्षार जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों का, तो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग तभी करेंगे जब उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। या जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं या जिनके ऊपर ऋणावेश पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होंगे तो उनके ऊपर ऋणावेश पाया जाएगा, और ऋणावेश होगा तो वो क्या करेंगे? जितने भी प्रकार के ऋणावेश है, जैसे क्लोराइड आयन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, अन्य प्रकार के जितने भी प्रकार के ऋणावेशित आयन होते हैं वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। वे सब लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। या जिनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जैसे भाई जल है जिसके पास में 2 है, अमोनिया है जिसके पास में 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो जितने भी प्रकार के कंपाउंड या यौगिक वे होते हैं जिनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वे सब किसकी भांति कार्य करते हैं? लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। अब इसके अंदर जो लुईस अम्ल और लुईस क्षार, जो लुईस अम्ल है और लुईस क्षार है, ये आपस में मिलकर जिस भी प्रकार का यौगिक बनाते हैं उस यौगिक के मध्य में क्या पाया जाता है? वो आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके मध्य एक बंध पाया जाता है। उनके मध्य एक बंध पाया जाता है और उस बंध का नाम होता है उपसह संयोजक। उपसह संयोजक बंध है वो उनके मध्य में पाया जाता है। उपसह संयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर अगर उस बंध को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का उन परमाणुओं के मध्य जो बंध बन रहा है उस बंध को बनाने के लिए यदि बंध के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, एक ही परमाणु अगर दो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों को देता है तो उनके मध्य जो बंध आएगा वो उपसह संयोजक बंध आएगा और उसको एक तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। तीर का चिन्ह उस ओर होता है जिसको क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दिए जाते हैं बंध बनाने के लिए, और जो देता है उस ओर तीर का निशान है वो खुला होता है। दाता की ओर जो ग्राही होता है उसकी ओर तीर का निशान लगा करके दर्शाया जाता है और इस प्रकार का जो बंध होता है वो उपसह संयोजक बंध कहलाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा अपन कि भाई किस प्रकार से लुईस अम्ल और लुईस क्षार है वो आपस में जुड़ते हैं तो किस प्रकार से उनके मध्य उपसह संयोजक बंध बनता है, इसको एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि जो लुईस अम्ल हैं और लुईस क्षार है उनके एक एक उदाहरण अपन लेते हैं और उनके द्वारा उनको आपस में जब मिलने पर जो यौगिक बनता है तो उनके मध्य उपसह संयोजक बंध का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे एक हमारे पास में लुईस अम्ल है BF3 और लुईस जो क्षार है जिसके रूप में हमारे पास है अमोनिया।
अब इनके अंदर जब क्रिया होगी और क्रिया के द्वारा कंपाउंड का निर्माण होगा तो उस यौगिक के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनेगा। यानी इनके मध्य जब क्रिया होगी तो उसके मध्य एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। अब इसके अंदर देखो BF3 के अंदर जो B है का मतलब होता है बोरोन, और बोरोन है जिसका परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। इनका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN के रूप में लिखते हैं तो 2 और 3 होता है बाह्यतम कोष। यानी इसका बाह्यतम कोष है वो L है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक है 9 और उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक है 7 और उसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक है 1 और उसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनके जो बंध बनता है उस बंध बनाने के लिए हमेशा इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग कर लेते हैं। जो सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे बोरोन है, ये बोरोन, और इस बोरोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। भाई इन 3 इलेक्ट्रॉनों को मैंने इस प्रकार से दिखा दिया, 1 2 और 3। और दूसरा इसके साथ में कौन है? फ्लोरीन है जिसके बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। भाई कितने फ्लोरीन है इसके अंदर? 3 है, तो फ्लोरीन 3 बना देता हूँ मैं, 1, ये 2 और ये 3। और प्रत्येक फ्लोरीन है उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? प्रत्येक के बाह्यतम कोष में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार से इसके भी बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या करेंगे, ये जो फ्लोरीन और बोरोन है, इनके मध्य आपस में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में, प्रत्येक के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, बोरोन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के पश्चात इसके बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक फ्लोरीन ने है वो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसी प्रकार से दूसरे जो फ्लोरीन है वो भी क्या कर लेता है, बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और इसी प्रकार से तीसरा जो फ्लोरीन है वो भी क्या कर लेता है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को बोरोन के द्वारा देने के कारण जो फ्लोरीन है उसके बाह्यतम कोष में प्रत्येक के कितने हो गए? 8 हो गए। इसी प्रकार से जब फ्लोरीन है वो बोरोन के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो बदले में वो भी क्या करता है, उसको एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन जब इसके द्वारा दिए जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण जो बोरोन है वो उसके पास में एक एक तो है और एक एक फ्लोरीन के द्वारा वो लेता है, तो उसके बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बोरोन का जो अष्टक क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। अब बोरोन का अष्टक अपूर्ण है तो जिसका अष्टक अपूर्ण होता है उसको अपन ने क्या नाम बताया था? वो अम्ल होते हैं। यानी अष्टक अपूर्ण है जिसका, वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। तो ये क्या है? एक लुईस अम्ल है। अब इसी प्रकार से जो दूसरा हमारे पास में कंपाउंड है अमोनिया NH3, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष भी कितने हैं? प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन है उसके बाह्यतम कोष में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन है,
ये इस प्रकार से एक एक इसको देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े इसके पास में। तो नाइट्रोजन के कितने होंगे? 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन है वो एक अपवाद है कि जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो क्या करेगा? अष्टक नियम की पालना करता है, अष्टक नियम की पालना करता है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो इसके बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा हो गया। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के द्वारा इसको 1 मिल गया तो इसका बाह्यतम कोश पूरा हो गया। इसी प्रकार से इसको भी नाइट्रोजन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका भी एक बाह्यतम कोश है वो पूरा हो जाता है। बदले में क्या करता है? नाइट्रोजन भी इनसे क्या करता है? एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के द्वारा 1 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के द्वारा नाइट्रोजन को भी दिए जाते हैं। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के द्वारा भी हाइड्रोजन से लेने पर क्या होगा कि ये नाइट्रोजन है वो इस प्रकार से प्रत्येक हाइड्रोजन से 1 1 लेगा तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। अब देखिए कि इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से 1 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की और इस नाइट्रोजन के पास में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहे हैं इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। और जिसके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार का लुईस क्षार है। अब इसके पास में क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये, तो ये क्या करेगा? इन एकांकी इलेक्ट्रॉनों युग्मों को क्या करेगा? इसके पास में है ये क्या करेगा? इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर देता है? अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को इस बोरॉन परमाणु जिसके पास में 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? इस बोरॉन के साथ में उनकी साझेदारी कर लेता है। अब साझेदारी करने के लिए बोरॉन तो कुछ नहीं दे रहे, केवल नाइट्रोजन के द्वारा ही दोनों परमाणु दिए जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दिए जा रहे हैं। तो इस कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा किसको दिए जा रहे हैं? बोरॉन के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब जितने बंधों की साझेदारी होती है उसके अनुसार अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके मध्य सिंगल बॉन्ड आता है। तो इसके अंदर देखो बोरॉन और फ्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो इनके मध्य सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। ये नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करता है तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा? इस नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा किसको दिए जा रहे हैं? बोरॉन को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इस नाइट्रोजन से बोरॉन की ओर ऐसे एक तीर का निशान आ जाता है और इस प्रकार का जो ये बंध बनता है इस बंध को क्या कहते हैं? उप सह संयोजक बंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो लुईस अम्ल और जो लुईस क्षार है वो जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने पर उनके मध्य क्या बनता है? एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो लुईस संकल्पना है उसके द्वारा अम्ल और क्षार है उसकी विशेषता है, उसके गुणधर्म हैं, उनको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार की अवधारणाएं पढ़ी है जिसके अंदर पहली अवधारणा आर्रेनियस के द्वारा थी, दूसरी ब्रोस्टेड एंड लोरी संकल्पना थी और तीसरी है वो लुईस संकल्पना। तो इन अवधारणाओं के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि केवल अम्ल क्षार का मतलब ये नहीं होता है कि वे पदार्थ जो केवल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वही अम्ल क्षार हो सकते हैं। अम्ल क्षार करने के लिए, अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए प्रोटॉन त्याग करने या प्रोटॉन जो त्याग करते हैं या जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उनके अनुसार भी अम्ल और क्षार को परिभाषित किया जा सकता है। और जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसके अनुसार भी अम्ल क्षार है उसको परिभाषित किया जा सकता है। तो केवल एक अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार है उसको परिभाषित करना सही नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो प्रकरण का बिंदु लुईस संकल्पना थी वो समाप्त होती है। धन्यवाद। इसके आगे की कक्षा में अपन इसके आगे वाले वीडियो के अंदर इसके आगे वाले गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।